हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। तो चलिए आज ही कहानी करते हैं शुरू। अम्मा वृंदा को बुला रही थी। करमजली, जरा आके मेरे बर्तन तो उठा ले। आज ये नई बात नहीं थी कि वृंदा को करमजली के नाम से पुकारा जा रहा था। उस नाम को सुनते सुनते वो अपना नाम वृंदा भूल चुकी थी, जिसे उसके माँ बाप ने प्यार से दिया था। जैसा नाम था वैसा ही उसका व्यवहार था। चुपचाप रहना, शालीनता से अपनी जिम्मेदारियां निभाना। कहने को वृंदा बहू थी, पर नौकरानी से ज़्यादा इज्जत नहीं थी इस घर में उसकी। 8 वर्ष पहले इस घर में बहू बन के आई थी। वृंदा अम्मा की एकमात्र बहू थी। अम्मा ने धीरज को 5 बेटियों के जन्म के बाद पाया था। काफ़ी मन्नतों के बाद धीरज पैदा हुआ था। बड़ी बहनों का चहेता था धीरज, और अम्मा ने भी उसे सर चढ़ा रखा था। सो पढ़ाई पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। राजसी ठाठ अभी अम्मा के छूटे नहीं थे। राजा महाराजाओं के समय में अम्मा के पति राजमहल में राजपुरोहित हुआ करते थे। राजाओं का जमाना अब लद चुका था। अम्मा जब ब्याह के आई थी तब ठीक ठाक हालात थे। खान पान, रहन सहन काफ़ी नवाबों वाला था। धीरे धीरे सब खत्म हुआ। नाम के ठाठ रह गए। एक के बाद एक 5 बच्चे हो गए। 5 लड़कियां हो गई बेटे के इंतजार में। 6वां बच्चा धीरज था। खजाना कब तक नवाबी शौक पूरे करता, खाली होता जा रहा था। अंदर से खाली, पर बाहर अम्मा का रुबाब अभी भी जमींदारों वाला था। इसी खाली खजाने में, गम में कुंवर राज ने दम तोड़ दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी अम्मा की हो गई, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं दिखता था। वही शाम को मुंह में बीड़ा दबाकर आंगन में पीपल के चबूतरे पर पालती मारे चौपाल लगती। सारे गांव की खबर लेना, किसकी किससे लड़ाई हुई, किसके घर कौन आया, किसका घर में क्या हाल है, ये सब मानो अम्मा को जानना जरूरी था। रोक के पूछती और हंस के गाने वालों में से थी वो। अपने फटे का पता नहीं, पर दूसरों के फटे में टांग जरूर अड़ाने में आनंद आता था। माँ को देख बेटियाँ भी इसी तरह की हरकतें करती। बातों बातों में फंसाकर अम्मा ने अपनी 5 बेटियाँ किसी न किसी के पल्ले बांध दी। बाहरी चमक देखकर लोग मूर्ख बन जाते और अम्मा की बातों में आ जाते और रिश्ता जोड़ लेती थी। अब बारी धीरज की आई। बच्चों की अधूरी परवरिश के कारण पढ़ाई लिखाई तो कोसों दूर थी। बस राजसी तमगे के कारण रिश्ते आ रहे थे, जिन्हें अम्मा इनकार कर रही थी। उसे तलाश थी ऐसे घर की जो उसकी खोई पूंजी वापस लाकर भर दे। ईश्वर सब देखता है। पास के गांव के जमींदार के घर से धीरज के लिए रिश्ता आया। बहुत अमीर थे, अकेली लड़की थी वृंदा। अब अम्मा को हर हाल में उसे बहू बनाना था। लोगों से जोर लगवा कर अम्मा ने रिश्ता पक्का करवा लिया। खूब धूमधाम से शादी हुई। गहने कपड़े न जाने क्या क्या शादी में मिला। एक चीज संस्कार, जिसकी कमी अम्मा के घर में थी। वृंदा के रूप में वो गलती से आ गई, जिसकी अम्मा को कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ दिन तो सब अच्छा रहा, फिर अम्मा की मांग बढ़ती गई। मायके जाती तो वृंदा को अपने मायके से लाने वाले सामान की लंबी लिस्ट मिलती लाने के लिए, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। इस बार जब वो गई तो कुछ नहीं लाई, बस अपनी माँ की एक जरी की साड़ी जो वृंदा की नानी ने उसकी माँ को दी थी। उस साड़ी का महत्व केवल उसका परिवार ही जानता था। इतने गरीब घर में आकर कभी उसने अपनी असलियत अपने माँ बाप को न बताई। लेकिन अब वहाँ से कुछ न लाने की सोच, बस वो कुछ मीटर आंचल लाई, जो हर परिवार की मर्यादा होती है अगर समझो तो। अब अम्मा का व्यवहार भी बदल गया। वो वृंदा को करमजली कहने लगी, जैसे उसने ही सारा घर खाया हो। दहेज की रकम से अच्छा चल रहा था, पर वृंदा ने अब घर से कुछ न लाने की ठान ली। घर के हालात देख धीरज अपने दोस्त की दुकान पर बैठने लगा। जो थोड़ा मिलता उसी से वृंदा घर चलाती। वृंदा घर के काम में लगी रहती। इसी बीच वृंदा पेट से हो गई, लेकिन अम्मा वही गाली गलौज चौपाल पर बहू की चुगलियों से बाज नहीं आती थी। दूसरों के साथ अपनी घर की भली बुरी भी कह देती थी। बहू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, बस खुद जवान सी बनी ठनी रहती। थोड़े समय बाद वृंदा ने नन्ही परी को जन्म दिया।
अम्मा ने अंदर से ही चिल्लाकर दाई से पूछा, क्या जना है करमजनी ने? लक्ष्मी आई है अम्मा, दाई की अंदर से आवाज आई। अम्मा ने तुरंत कहा, अरे नागिन आई है डसने, एक क्या कम थी घर खाने, दूसरी भी आ गई। वृंदा के धैर्य की मिसाल शायद थी ही नहीं। वो सदा की तरह चुप रही और अपना काम करती रही। बस धीरज ही था जो उसे सांत्वना देता रहता था। परिस्थिति और कम खुराक ने वृंदा को बिस्तर पर ला दिया। सीने में दूध बन नहीं पा रहा था तो बच्ची भूखी ही सो जाती। अम्मा की खुराक में कमी नहीं आ रही थी। उसकी आवाज़ और चौपाल वैसी ही थी जैसी वृंदा की शादी के समय। ऐसा नहीं था कि वृंदा की जुबान नहीं थी, लेकिन चुप थी तो केवल अपने संस्कारों से, घर में काम की व्यस्तता से। कभी वह अपनी माँ से मिलने ना जा पाई। जब कभी याद आती तो माँ का दिया साड़ी बाहों में भरकर सिसक लेती थी। अम्मा वृंदा की माँ से बिल्कुल विपरीत थी। जरा जरा सी बात पर चिल्लाना, गाली गलौज करना अम्मा के लिए आम बात थी। दूसरों का ख्याल रखने में वृंदा अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। दिनों दिन कमजोर और बीमार रहने लगी। अम्मा कुछ कम पड़ती तो उसकी चारों बेटियां बिन बुलाए कई कई दिनों को मायके पड़ी रहती और माँ की जली कटी बातों में सहयोग की जिम्मेदारी बखूबी निभाती। वृंदा और शिथिल होती जा रही थी। काम का कोई सहारा नहीं, बस काम बढ़ाने सारी बेटियां चली आती थी। संस्कार नाम के नहीं थे जो अम्मा बेटियों को देती। सिखाया तो बस ताने और गाली देना। देखते देखते बेटी मीठी भी वृंदा के आंचल में 4 साल की हो गई। काश एक संस्कारी आंचल वृंदा की माँ की तरह अम्मा के पास भी होता, जिसे वो अपनी बेटियों को विदा करते वक्त देखती, जिसे बेटियां वृंदा की तरह मर्यादा में रहकर सहेजती। धीरज की व्यस्तता घर की अशांति को नहीं देख पाई। शांत स्वभाव की वृंदा भी घर की खातिर उसे कुछ नहीं बताती थी। धीरज सोचता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इसीलिए सब बहनों और माँ की मन मानी चल रही थी। वृंदा को हमेशा अम्मा की ये ही ताने देती थी कि मेरे 6 बच्चे हैं, मैंने इन्हें नाजों से पाला है, इनको वैसे ही रखना जैसे मैंने इन्हें रखा है। इन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं देना और मुंह से एक शब्द भी ना निकालना। धीरज चाह कर भी अम्मा के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता था। जब वृंदा बहुत घुटती तो कमरे में जाकर रो लेती थी। अपनी जिंदगी से समझौता, ख्वाहिशों का कत्ल उसे मजबूर कर रहा था। उसने खुद को जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ा दिया था। वो कहीं से भी बहू सी नजर नहीं आती थी, नौकरानी की तरह रहती थी। बेटी भी काफ़ी समझदार शांत थी। अम्मा के पास जाने से डरती थी क्योंकि शब्दों को समझ ही नहीं पाती थी। दादी से नागिन नाम सुनकर सहम जाती थी और फिर खेल में व्यस्त हो जाती थी। धीरज दुकान से देर रात लौटता और खाना खाते ही सो जाता। वृंदा देर रात तक घर के कामकाज करके सोने जाती। तब तक धीरज गहरी नींद में होता। बहुत सोचती थी कि कभी फुर्सत से वो दिल की बात धीरज से करे, लेकिन उसे सोता देख उसको उठाने की हिम्मत वो नहीं कर पाती थी। वो भी थक हार के सो जाती और धीरज के उठने से पहले ही उठ के चाय पानी में लग जाती। शादी के 8 साल घर में लगे कब गुजर गए पता भी नहीं ना चला। और इस भाग दौड़ में धीरज वृंदा अपनी जिंदगी जीने की शुरुआत भी ना कर सके। वृंदा की कमजोरी बीमारी में तब्दील हो चुकी थी। समय और पैसे के अभाव ने उसे सैया पकड़ने को मजबूर कर दिया। उस दिन सुबह से ही वृंदा को बेचैनी हो रही थी। उसकी उठने की क्षमता खत्म हो रही थी। आज पहली बार उसने धीरज को घर पर रुकने को कहा। उसे अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सर रख लिया, मानो उसे जिंदगी मिल गई। आज तक कभी इतने करीब से वो धीरज से नहीं मिली थी जितना आज। दिल की बात करने का वक्त शायद उसे बचा ही ना था। फिर भी लड़खड़ाई जुबान से बोली, आप अपनी माँ को मेरी माँ का वो साड़ी जो उसने विदाई के वक्त मुझे दिया था दे देना और बता देना कि इसे मेरी बेटी को इस घर से विदा होने पर उड़ा दे और वो इस आंचल की इज्जत बनाए रखे। हर माँ शायद इसीलिए अपनी बेटी को एक साड़ी देती है कि वो न भले माँ के वचन और मर्यादा हम उसका मतलब अभी तक समझ ना सके,
ये वस्त्र जो मायके से मिलते हैं संस्कारों को मर्यादित रखने के लिए होते हैं, दोनों घरों की इज्जत को ढांकने के लिए ही होते हैं। और शायद भाई भाभी भी इसी बात को याद दिलाने को हर त्योहार पर साड़ी देकर इस परंपरा को निभाते हैं। आज दिल की बात कहकर वृंदा सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन ये बात काफ़ी देर से कह पाई। इस बात को कहने की हिम्मत जरा जल्दी आती तो आज धीरज को वृंदा को खोना न पड़ता। इस कदर भी संस्कारों को नहीं ओढ़ना चाहिए था तुम्हें। आज धीरज ने ऊंची आवाज़ में बात की, किसके लिए तुम निभा रही थी? जरा मेरा भी सोचा होता कि मैं अब क्या निभाऊंगा तुम्हें खोकर। तुम रुको, मैं डॉक्टर लाता हूँ। नहीं, वृंदा ने कहा और धीरज को बाहों में जकड़ लिया। बस इसी बीच एक लंबी सांस खींचकर वृंदा ने सिर लुढ़का दिया और हमेशा के लिए शांत हो गई। धीरज की आंखों में सन्नाटा और खामोशी थी। वो अब भी कुछ बोल न पाया, सदा की तरह। धीरज को जैसी मानो काटो तो खून नहीं, वो सन्न रह गया। आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। आंसुओं की धारा धीरज के कपोलों से टपक रही थी। वो भागकर माँ के कमरे में गया और माँ से बोला, वृंदा नहीं रही। माँ से जो उत्तर मिला उससे धीरज अचंभित रह गया। सदा की तरह कर्कश आवाज में बोली, कोई बात नहीं, और अच्छी आ जाएगी, सब्र रख, बस इस नागिन को भी निकाल दे। जिस दिन से आई है जीना हराम कर रखा है। धीरज ने जहर का घूंट पिया और उल्टे पांव अपनी वृंदा के पास आ गया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेरहम भी माँ होती है। आज धीरज को वृंदा की सहनशीलता पर फक्र हो रहा था। कितने जल्लादों के बीच वो जी रही थी। एक वो वृंदा की माँ थी और एक मेरी ये माँ है। इतना फर्क क्यों है? माँ तो दोनों थी। इस पहेली को कोई भी नहीं सुलझा सकता। आज धीरज को मलाल था कि वो किस माँ की कोख से पैदा हुआ। बिल्कुल भी मोह नहीं, जिसने दिन रात केवल इस घर को दिया उसके प्रति इतनी निष्ठुर। पत्थर दिन भी किसी और गैर की मौत पर अफसोस तो करता है, पर ये क्या? उसने सोचा, वाकई वृंदा सही कह गई कि अम्मा के आंचल में किसी के लिए भी छांव नहीं थी। और वृंदा ने अपनी माँ के आंचल में सभी को समेटे रखा। सबको समेटते समेटते आज वो खुद ही सिमट गई। भारी कदमों से धीरज वृंदा की विदाई करने लगा। धीरज ने वृंदा की माँ की वो संस्कारी साड़ी निकालकर वृंदा को ओढ़ा के ही अंतिम विदाई का निर्णय लिया और फिर बेटी को लेकर बिना सोचे समझे कभी ना खत्म होने वाले सफर पर निकल गया, जहाँ ऐसे बेरहम लोगों का साया भी उसकी बेटी पर ना पड़े। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।